नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग में। आज का हमारा विषय है मूल्यांकन के प्रकार। तो मनोवैज्ञानिकों ने मूल्यांकन को 3 प्रकार में विभाजित किया है, वर्गीकृत किया है। सबसे पहला प्रकार है निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन। इसे संरचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। दूसरा है योगात्मक, इसे हम संकल्पनात्मक या अंतिम मूल्यांकन भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। और तीसरा है निदानात्मक मूल्यांकन, अंग्रेजी में इसे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी कहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि जो अंग्रेजी में नाम है वो एक ही है, लेकिन हिंदी में नाम परिवर्तित कर करके पूछा जाता है। इसीलिए हिंदी में 2-3 नाम हैं, जबकि अंग्रेजी में केवल एक ही नाम है। तो अंग्रेजी के नाम को अगर आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर अंग्रेजी के नाम केवल एक ही है। आपको निर्माणात्मक, रचनात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन की बात करें तो आपको लिखा मिलेगा हमेशा वहाँ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। चलिए, सबसे पहला जो प्रकार है निर्माणात्मक या रचनात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन की बात करते हैं। इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। क्या कहते हैं? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो ये जो निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन होता है, यह भाग होता है किसका? तो यह भाग होता है आकलन का। आकलन यानी कि असेसमेंट का। यदि आपने अभी तक हमारा पूरा वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने मापन, मूल्यांकन और आकलन के बारे में चर्चा किया है और विस्तृत रूप से चर्चा किया है, तो ज़रूर जा कर के देख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हम कोई लेटेस्ट वीडियो या नया वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल सके। तो बिना देरी के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे थे निर्माणात्मक, रचनात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन की। यह भाग होता है किसका? तो आकलन का भाग होता है। इसीलिए हम इसे फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। ठीक है। अब आकलन क्या होता है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा हमने पूर्व में किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जब कोई शिक्षक किसी कालखंड में किसी विषय का शिक्षण कर रहे होते हैं तो वह निरंतर शिक्षार्थियों के संपर्क में रहता है। उन शिक्षार्थियों से वह बातचीत करता है। बच्चों के हाव भाव को देखकर यह समझता है कि शिक्षक जिस विषय वस्तु पर चर्चा कर रहा होता है, जिस विषय वस्तु को समझाने का प्रयास कर रहा होता है, उस विषय वस्तु को वो जो शिक्षार्थी होते हैं वे समझ पा रहे होते हैं या नहीं समझ पा रहे होते हैं। यदि विद्यार्थी उस विषय वस्तु को जिसके बारे में वह शिक्षक उस कालखंड में ही चर्चा कर रहा है उसको नहीं समझ पा रहे होते हैं, तो उनके हाव भाव को देख करके या उनसे बातचीत करके यह पता लगा लेते हैं कि हाँ, इस विषय वस्तु को विद्यार्थी सही ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं। तो जिस कारण से वह विद्यार्थी उस विषय वस्तु को नहीं समझ पा रहे हैं, उसके कारणों का पता लगाना कहलाता है निदानात्मक शिक्षण। क्या कहलाता है? निदानात्मक शिक्षण। अब हमें पता चल गया कि किन कारणों से शिक्षार्थी उस विषय वस्तु को नहीं समझ पा रहे होते हैं। तो शिक्षार्थी क्या करते हैं? शिक्षक से चर्चा करते हैं कि हमें यह चीज़ समझ में नहीं आ रही होती है। इसमें किसी भी प्रकार की बाह्य परीक्षा नहीं ली जाती, बल्कि शिक्षक उस विषय वस्तु का अध्ययन अध्यापन कराते ही जो कठिनाई शिक्षार्थियों को होती है, उन कठिनाइयों का निदान वह उसी कालखंड में, उसी कक्षा शिक्षण में करता है। कोई बाह्य परीक्षा की आवश्यकता या कोई टेस्ट लेने की आवश्यकता पृथक से नहीं होती। एक बात ये हो गया। दूसरा बात, अगर शिक्षक शिक्षार्थियों के कारणों का पता लगा लेता है कि जिस कारण से विद्यार्थी विषय वस्तु को समझ में नहीं पा रहे होते हैं, तो कारण जानने के बाद उस विषय वस्तु का शिक्षण अलग शिक्षण विधियों का उपयोग करके उसका अध्यापन कर उसी कालखंड के दौरान उस समस्या का निदान किया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं उपचार प्रदान करना। कि जिन विषय वस्तुओं को शिक्षार्थी नहीं समझ पा रहे होते हैं, उनको जो शिक्षक होता है वो
अलग शिक्षण विधियों का उपयोग करके, हो सकता है वह पहले व्याख्यान विधि के थ्रू पढ़ाया होगा, तो अब वह क्या करेगा, अब वह जैसे कि प्रोजेक्ट मेथड है ना, जिसमें कि आप श्रव्य दृश्य उपकरणों का प्रयोग करके, है ना, उसको दिखा करके और सुना करके चीज़ों को प्रदर्शित कर सकते हो ताकि वह बेहतर रूप से समझ सकें। या हो सकता है प्रयोग विधि द्वारा करके आप दिखा सकते हो, तो वह उससे बेहतर सीख जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही जिस कालखंड में किसी विषय वस्तु पर चर्चा हो रही होती है, तो शिक्षार्थी के कठिनाइयों के विषय का पता लगाया जाता है और उस पर चर्चा करके उन कठिनाइयों को दूर किया जाता है। तो ये जो रचनात्मक, संरचनात्मक या जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, बच्चों को सीखने में मदद करता है। इसीलिए मूल्यांकन की जगह आजकल आकलन को प्रेफर किया जाता है। बहुत से टीचरों को तो अभी आकलन और मूल्यांकन में अंतर ही नहीं पता, वो आकलन के जगह में आज भी मूल्यांकन ही कर रहे हैं। तो नॉलेज के अभाव में यह प्रक्रिया, जो पारंपरिक रूप से मूल्यांकन कार्य किया जा रहा था, अंकों के आधार पर शिक्षार्थियों को जो चीज़ें केवल विषय वस्तु के या सैद्धांतिक विषय के दिया जा रहा था, जबकि एक शिक्षार्थी के विकास में, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में केवल शैक्षिक पहलू शामिल नहीं है, शैक्षिक पहलू के साथ साथ उसके गैर शैक्षणिक पहलू भी शामिल है। जैसे कि शैक्षणिक पहलू में क्या क्या आते हैं, तो शैक्षणिक पहलू में आते हैं उसके सैद्धांतिक विषय, है ना, उसके सैद्धांतिक विषय जो कि किसी कक्षा में उसके पर्टिकुलर विषय होते हैं, जैसे कि 5 या 6 विषय होंगे जिसको कि पढ़ना अनिवार्य होगा उसका। लेकिन गैर शैक्षणिक विषय की जो अगर हम लोग बात करें तो उसमें खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, है ना, व्यायाम, ये सारी चीज़ें, है ना, जो गतिविधियाँ, उसकी रुचि का जो विषय है वो सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित होंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में जितने भी गतिविधियाँ होती हैं, है ना, तो वो सारे चीज़ें, है ना, रुचि का विषय, उसकी अभिव्यक्ति, उसकी अभियोग्यता, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। किसमें, तो गैर शैक्षणिक पक्ष में। तो किसी भी छात्र के अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो उसके शैक्षणिक पहलू और गैर शैक्षणिक पहलू दोनों ही शामिल होंगे। ये बात हो गई। तो ये किस में होता है, तो ये होता है आकलन में। और आकलन की बात हम लोग अभी बात कर रहे थे किसका, तो हम लोग अभी बात कर रहे थे समेटिव असेसमेंट का, फॉर्मेटिव असेसमेंट का या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का। तो चाहे आप फॉर्मेटिव असेसमेंट कहें या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहें, ये पक्ष है किसका, तो ये पक्ष है आकलन का, जिसमें हम ग्रेडिंग प्रणाली का उपयोग करते हैं, अंकों पर ध्यान नहीं देते या अंकों के साथ साथ ग्रेडिंग का भी प्रयोग करते हैं। इसमें हम लोग अंकों के आधार पर क्या करते हैं, उनका विश्लेषण करके, है ना, उसको हम क्या करते हैं, तो उसको हम डीमोटिवेट न करके उसको मोटिवेट करते हैं, सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। आकलन में किसी भी बच्चे को सिखाना क्या होता है, मुख्य होता है। किसी भी बच्चे को सिखाना क्या होता है, मुख्य होता है। तो आप मूल्यांकन और आकलन को एकदम से अलग अलग ना समझें। मूल्यांकन के अंदर ही आकलन होता है, लेकिन मूल्यांकन कैसे होता है, मूल्यांकन कार्य साल के अंत में एक बार होता है। और आकलन कैसे होता है, आकलन कक्षा शिक्षण के दौरान ही या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही बार बार कक्षा में होते रहता है। ये आकलन और मूल्यांकन में मेन डिफरेंस है। और दूसरा, मूल्यांकन में सिर्फ अंकों के आधार पर, है ना, केवल शैक्षणिक पक्ष उसमें शामिल होते हैं, लेकिन आकलन में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पक्ष दोनों शामिल होते हैं। ये तीसरा अंतर ये है कि हम मूल्यांकन में केवल अंक देते हैं, लेकिन जो आकलन होता है उसमें अंक भी देते हैं और ग्रेड भी देते हैं। तो आशा करता हूँ आप संरचनात्मक जो हमने आकलन या मूल्यांकन की बात हमने किया था, फॉर्मेटिव असेसमेंट की, ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें सारे वो कंटेंट शामिल होते हैं जो आकलन के हैं, इसीलिए इसको इवैल्यूएशन न कह करके फॉर्मेटिव असेसमेंट कहना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। योगात्मक या संकल्पनात्मक या अंतिम मूल्यांकन, इसको योगात्मक, संकल्पनात्मक या अंतिम मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग समेटिव इवैल्यूएशन। क्या कहते हैं, समेटिव इवैल्यूएशन। तो यह मूल्यांकन का भाग होता है। यह क्या होता है, मूल्यांकन का भाग होता है। यानी कि कोई भी शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंत में, या हम लोग यूँ कहें कि किसी भी शिक्षण सत्र की समाप्ति के बाद, या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं का एक शिक्षक आयोजन करता है। किसमें, जब वह विद्यालय में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की एक निश्चित अवधि में
उनका मूल्यांकन करता है। तो इस प्रकार के मूल्यांकन को हम लोग क्या कहते हैं, योगात्मक मूल्यांकन, संकल्पनात्मक मूल्यांकन या अंतिम मूल्यांकन। इसको हम लोग समेटिव इवैल्यूएशन भी कहते हैं। अंग्रेजी नाम को विशेष ध्यान रखें। तो यह मूल्यांकन सत्र की समाप्ति के बाद होता है। इसके अंतर्गत शिक्षक यह जांच करते हैं कि बच्चों को किस सीमा तक ज्ञान प्राप्त या बच्चों ने किस सीमा तक सीखा है या किस सीमा तक ज्ञान प्राप्त किया है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझनी योग्य है। हम लोग जब रचनात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन की बात करते हैं या असेसमेंट की बात करते हैं तो उसमें हम लोग प्रत्येक समय उसके संपर्क में रहते हैं। हर स्थिति में उसको सीखने के लिए मदद करते हैं, हर स्थिति में, है ना। उसको जब भी प्रॉब्लम होता है हम उसको क्या कर देते हैं, सीखने के लिए मदद कर देते हैं कि इस प्रकार से होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक बार विषय वस्तु को पढ़ने के बाद उसका मूल्यांकन सीधा सत्र के अंत में हो रहा है। तो जितनी चीज़ों को वह नहीं सीख पाया है तो वे चीज़ें हमेशा के लिए वह नहीं सीख पाएगा। क्यों? क्योंकि हम फिर से उस विषय वस्तु को और नहीं पढ़ाते। जैसे ही जैसे मान लो कोई छात्र है, कक्षा 6वीं का छात्र है, कक्षा 6वीं के छात्र का अगर हम लोग मूल्यांकन करें, जो कि अभी नहीं हो रहा है, अभी तो आकलन होता है, अगर मान लो उसका मूल्यांकन करें तो वार्षिक परीक्षा सिर्फ एक बार लेंगे, या हम लोग यूँ कहें कि त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा ही लेंगे। तो अगर वह 100 में से 70 अंक लाता है तो 100% में से 70% सिलेबस को वह जानता है, लेकिन 30% सिलेबस को वह नहीं जानता है। तो 30% सिलेबस के ऊपर हम कभी बात नहीं करेंगे। लेकिन आकलन में ऐसा नहीं है। आकलन में हम प्रत्येक स्थिति में जब वह 30% को नहीं जान रहा था तो 30% को पुनः सीखने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन मूल्यांकन में 30% जिसको वह नहीं जान रहा था वह हमेशा के लिए छूट जाएगा। तो उसको सीखने में क्या होगा, सीखने में दिक्कत होगा, वह नहीं सीख पाएगा उन चीज़ों को। तो ये होता है निदानात्मक मूल्यांकन। एकदम डिटेल से बात करते चलें, चीज़ों को पूरा समझें। कॉन्सेप्ट को जब तक पूरा नहीं समझेंगे, कितना भी आप MCQ लगा लो, उससे आपका डाउट सॉल्व नहीं होने वाला। एक बात का विशेष ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। आगे एक और मूल्यांकन है निदानात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन को मैं रचनात्मक मूल्यांकन में ही बता दिया था। ये होता है कि जो विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान असफल होते हैं तो उन विद्यार्थियों की असफलता के कारणों का पता लगाना निदानात्मक मूल्यांकन या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहलाता है। ठीक है ना। जो विद्यार्थी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान असफल हो रहे होते हैं तो किन कारणों से वो असफल हो रहे हैं, इनका पता लगाना कहलाता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें। जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है या आप अपने फ्रेंड सर्कल में जो लोग शिक्षक भर्ती से संबंधित, CTET से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक कमेंट करें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ओके, थैंक यू।